हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आपका सीयूटी का फिजिक्स का पेपर हो चुका है। उसकी मैं आंसर की विद सॉल्यूशंस आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर राइट रहा है और कौन सा रॉन्ग रहा है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है द ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ फिल इन द ब्लैंक से इज वन ऑफ द एविडेंस ऑफ द क्वांटाइजेशंस। क्वांटाइजेशंस की बात करोगे बेटा तो क्वांटाइजेशंस में आपके पास क्या आएगा? क्वांटाइजेशंस में जो आपके पास Q इक्वल टू एन ई उससे लेट के चलते हैं तो आपके पास जो होगी बेटा क्या क्वांटिटी आ जाएगी आपके पास? इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होगी। यहाँ पे आंसर आएगा आपका इलेक्ट्रॉन। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है व्हेन अ स्लैब ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ 4 mm थिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ सेपरेशन 4 mm। यहाँ पे दिया हुआ है 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेटा, जिनके बीच की सेपरेशन से आपके पास 4 mm है। और उसके बाद दिया हुआ है और इसे में कंप्लीटली आपने फिल्ड कर दिया है 4 mm थिक, यानी कि कंप्लीट हो गया बेटा 4 mm थिक इंसुलेटिंग मटेरियल आपने प्लेस्ड किया हुआ है। इसके बाद बोला है बेटा इसमें इट इज फाउंड दैट, इस वाले केस में इसका कैपेसिटेंस कितना होगा बेटा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी, यही यूज लेते हैं बेटा। इसके बाद बात किया गया इट इज फाउंड दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट हैज टू बी इंक्रीज्ड बाय 3.2 mm टू दी रिस्टोर द कैपेसिटी ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। इसकी ओरिजिनल वैल्यू यानी कि यहाँ पे ये था बेटा, इसके साथ आपने इसको ऐसे इंक्रीज कर दिया कितना? 3.2 mm और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है बेटा। जैसे 3.2 mm और इंक्रीज किया आपने यहाँ पे तो आपको ये 3.2 है, यानी कि इस वाले पार्ट में वैक्यूम है, ये ध्यान रखना बेटा। तो ये हो गया इसका C1 मान लोगे तो इसका C2 मान लोगे, और दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। तो इनका C नेट निकालोगे बेटा तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, इससे आप वैल्यू निकालेंगे इन दोनों की और उसके वैल्यू इस C के इक्वल पुट करोगे और सोल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा ER की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके पास 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा अ कॉपर बॉल ऑफ डेंसिटी 0.5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है बेटा अ कॉपर बॉल ऑफ डेंसिटी। यहाँ पे कॉपर बॉल की डेंसिटी दी हुई है और 1 सेंटीमीटर डायमीटर इज इमर्ज इन अ ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.8। ये ध्यान रखना ये 8 है और वो 0.8 है। ग्राम पर सीसी दिया हुआ है। द चार्ज ऑन द बॉल इफ इट इज रिमेन जस्ट सस्पेंडेड इन ऑयल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डेंसिटी इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपके पास 605 वोल्ट पर मीटर एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन इज, अपवर्ड डायरेक्शंस में एक्टेड है। यानी कि इसमें बात की गई है बेटा एक ये बॉल है जो आपके पास इस ऑयल के एक कंटेनर में ऐसे सस्पेंडेड है, राइट, जिसमें बॉल की डेंसिटी यहाँ पे इसके लिए डेंसिटी दी हुई है और इसका डायामीटर दिया हुआ है, और जो इमर्ज्ड है उसके लिए यहाँ पे उसकी भी डेंसिटी दी हुई है बेटा। चार्ज ऑन द बॉल ऑफ द बॉल इफ इट रिमेन जस्ट सस्पेंडेड, यानी कि ये ध्यान रखना है जब ये होगा तो इस पर फोर्स जो लगेगा बेटा इसका mg नीचे लगेगा, इस पे FB बियॉन्ड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। और उन्होंने बोला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कहाँ है? अपवर्ड, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड FE। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? बियॉन्ड फोर्स प्लस FE इक्वल्स टू mg। तो FE तो आपको पता है सही QE होता है और ये कितना हो जाएगा बेटा? बियॉन्ड फोर्स रो VG, इससे आप वैल्यू निकालेंगे और ये mg सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी? चार्ज की वैल्यू, इस Q की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आ जाएगी 2 × 10⁻⁵ कूलम। ठीक है, यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज लेना है। यहाँ पे डेंसिटी का डिफरेंस है तो डेंसिटी के फॉर्मूले यूज लें और सॉल्व कर दें। अ मेटल वायर इज सस्पेंडेड टू अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मेटल वायर इज इंक्रीज देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है बेटा? टेम्परेचर के साथ नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? क्योंकि ये मेटल वायर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट दिया हुआ है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में होने का मतलब 8 और ये हो गए वापस, ये दोनों पैरेलल होंगे, फिर अगेन इनको सीरीज में सोल्व करोगे, फिर ये पैरेलल होंगे और फिर ये सीरीज में होंगे। इस तरीके से आप सोल्व करोगे और आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 18 ओम आपका करेक्ट आंसर आएगा। इसका ये मेथड यही है बेटा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये दोनों सीरीज,
फिर ये होगा इसके साथ पैरेलल, फिर ये होंगे सीरीज, और फिर ये होगा पैरेलल, और फिर ये सब सीरीज में। तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 18 ओम। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो किससे रिलेटेड बेटा, यहाँ पे दिया है सेल ऑफ ईएमएफ, एक सेल का ईएमएफ दिया हुआ है। फिर उसके बाद बात की जाए इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि स्मॉल आर दिया हुआ है, इस कनेक्टेड टू अ वायर सस्पेंडेड, वायर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 ओम। अनदर सेल ऑफ द सेम, एक और कंडीशन दी हुई है, सेम ईएमएफ इज नाउ कनेक्टेड इन अ सीरीज with the increase of the current but the current will remain same, current same है। the internal resistance of the second cell यानी कि internal resistance फाइंड करना है, दो कंडीशन लगेगी, आर को पता है I इक्वल्स टू ई नेट अपॉन आर प्लस आर नेट। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे और सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस का वो आ जाएगा 1 ओम। ठीक है बेटा, यहाँ पे आंसर 1 ओम होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया हुआ है बेटा वो क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है पी क्यू आर एस आर 4 वायर्स ऑफ रेजिस्टेंस 3, 3 एंड 4 ओम रेस्पेक्टिवली, यानी कि, और ये दिया हुआ है व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए ये हो गया, ये दिया बेटा 3, 3, 3 और ये 4। ठीक है, The resistance with which S must be shunted in order that of the bridge may be balanced। S किसके साथ शंट करें, तो ये ध्यान रखें कि यहाँ पे क्योंकि इन सब की वैल्यू इक्वल होगी, तो ये S तो ये दोनों पैरेलल हो गए, तभी जाके ये पैरेलल होंगे, इनको सोल्व करोगे तो फिर आपके पास जो आंसर आएगा इन दोनों को बैलेंस्ड करने पे वो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 12 ओम। सोल्व कर लें क्योंकि बैलेंस्ड कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है, तो उसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12 ओम। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ थिन बार मैग्नेट इज m, बार मैग्नेट का m दिया है, बेंट इन अ सेमी सर्कल, देन मैग्नेटिक मोमेंट विल बी। तो मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें बेटा तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ से ये आपके पास बार मैग्नेट है, इसके लिए m कैपिटल M इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू 2l होता है। अब इसी को सेमी सर्कल की फॉर्म में आपने बेंड कर दिया ऐसे। ठीक है, जैसे ही बेंड करोगे तो क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है आपके पास, इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस ये होती है, तो ये m इंटू कितना हो जाएगा 2r, ये रेडियस हो गई, लेकिन r की बात करोगे बेटा तो आपको पता है 2 पाई r ही इसके 12 के इक्वल हो, ये हाफ हो गया, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12 बाई पाई, तो यहाँ पे पुट कर दोगे ये 2, r की वैल्यू हो गई आपके पास 12 अपॉन पाई, तो ये m इंटू 12 ये कितना हो जाएगा आपके पास m इंटू 2l ओनली, ये हो जाएगा कैपिटल M, तो ये m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, m2 आ जाएगा आपके पास, ये हो गया 2m अपॉन पाई, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज इन ट्रांसफार्मर मस्ट हैव, तो इसकी कंडीशन है बेटा, तो डायरेक्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही क्यों यूज लिया जाता है, क्योंकि इनकी हाई परमेबिलिटी एंड लो हिस्टेरिसिस लॉस होते हैं, इसलिए इसको यूज लिया जाता है। फिर दिया हुआ है कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर, एक कंडक्टिंग रिंग है जिसकी रेडियस आर दी हुई है, इज प्लेस्ड इन अ वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, इफ द रेट एट विच द मैग्नेटिक फील्ड varies is x, the electric field intensity at any point of the ring, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो जब इसमें आप सोल्व करोगे बेटा इस क्वेश्चन को तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना Rx/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे 50 हर्ट्ज AC करंट ऑफ crust value 1 ampere flows through the primary of a transformer if the mutual inductance between the primary and secondary coil is 0.5, यहाँ पे m की वैल्यू दी हुई है, the crust voltage induced in the सेकेंडरी की बात करें तो क्रस्ट वोल्टेज कितना होगा उसकी बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में सोल्व कर रहा हूँ, यदि आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कैलकुलेशन के साथ आंसर चाहिए तो हम रेजोनेंस की साइड पे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी वहाँ अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कंप्लीट कैलकुलेशन के साथ आंसर क्या आएगा। यहाँ पे m की बात की जाए तो m कितना होता है बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे होगा EMF इक्वल्स टू माइनस DI/dt। आप इसमें वैल्यू सोल्व करेंगे तो वैल्यू पुट करके सोल्व करोगे तो सोल्व करने पे आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 100 ओम।
ठीक है। फिर दिया हुआ है लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ डायामीटर, लॉन्ग सोलेनोइड का डायामीटर दिया हुआ है 0.1 मीटर तो डायामीटर है। हेज इतने नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर है, यानी कि स्मॉल एन की वैल्यू है, और इसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई सोलेनोइड के लिए। एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड ऑफ अ कोयल 100 टर्न्स है। एट द सेंटर ऑफ दिस सोलेनोइड अ कोयल, सोलेनोइड के सेंटर पे एक कोयल प्लेस्ड है। इसका मतलब क्या कहा गया बेटा, ये तो सोलेनोइड है और इसके सेंटर पे एक और कोयल प्लेस्ड है ये, ठीक है। फिर बात कर रहा है एक्सिस प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द सोलेनोइड, द करंट इन द सोलेनोइड रिड्यूस एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ, यहाँ पे करंट रिड्यूस हो रही है 0 to 4 एम्पियर इन 0.5 सेकेंड। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 10 ओम स्क्वायर 10 पाई स्क्वायर ओम, देन द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम इज, कितना होगा यहाँ पे आपके पास निकालना है, क्या निकालना है बेटा, द टोटल चार्ज फ्लोइंग। क्यों निकालना है, क्यों निकालने के लिए पहले इंड्यूस्ड करंट वगैरह से वैल्यू निकालेंगे, और तो लास्ट में जो सोल्व करोगे तो चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 माइक्रो कूलम। नेक्स्ट दिया लोअर हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ये तो सभी को पता है बेटा, हाफ जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस के हाफ पार्ट को आप ओपेक बना देंगे तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इंटेंसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, नो चेंज इन इमेज, नहीं इमेज में चेंज होगा, इमेज विल बी शो इन हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट और इंटेंसिटी ऑफ इमेज गेट्स रिड्यूस्ड, आपके पास क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी रिड्यूस्ड हो जाएगी। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 के आपके पास 2 स्लिट्स आर मेड ऑफ 0.1 mm अपार्ट, 2 स्लिट है जिनके बीच की डिस्टेंस है आपके पास 2 स्लिट, यानी कि स्मॉल a दिया हुआ है आपके पास, अपार्ट एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड, ये कैपिटल D है आपके पास। द फ्रिंज सेपरेशन व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ, ये लैम्बडा दिया हुआ है, नैनोमीटर इज यूज्ड, तो क्या होता है ना, फ्रिंज सेपरेशन, यानी कि बीटा बताना है, बीटा की वैल्यू कितनी होती है, लैम्डा D/D। वैल्यू पुट करके सोल्व करोगे बेटा तो आपका आंसर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे यूनिट कन्वर्ट जरूर करें, फिर लास्ट में 1 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो। नेक्स्ट दिया हुआ है बेटा, फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैविंग द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस यानी कि FO दिया हुआ है और आईपीस लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है, तो FE दी हुई है सेंटीमीटर में, वो भी ये मीटर में बेटा, ये मीटर में और ये वैल्यू सेंटीमीटर में, ध्यान रहे दोनों को यूनिट को सेम करना है आपको। टेलीस्कोप द ट्यूब लेंथ, यानी कि लेंथ की बात करोगे तो कितना होता है बेटा, F0 प्लस FE होता है, एंड मैग्निफिकेशंस और मैग्निफिकेशंस की बात करोगे तो F0 अपॉन FE होता है। इनमें वैल्यू पुट कर दोगे आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 4। ध्यान रखना डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, दोनों वैल्यू दी हुई है, L आ जाएगा आपके पास, लेकिन ये सेंटीमीटर में, ये जरूर ध्यान रखें आपको सेंटीमीटर में वैल्यू निकालनी है, यानी कि 10 मीटर को 1000 मीटर हो जाएगा, प्लस 10 करोगे, हाँ 1000 प्लस 10 1010 सेंटीमीटर हो गया बेटा आंसर। ऐसे F0 अपॉन FE करोगे तो ये हो गया 1000 अपॉन 10, यानी कि 100 आ गया, ठीक है बेटा, डायरेक्ट हो जाएगा ना ये, क्योंकि 1000 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया 1000 प्लस 10 1010 सेंटीमीटर में ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, बोर मॉडल की बात करोगे तो द रेडियस ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, नहीं n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा, n के नहीं होती रेडियस। द स्पीड ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, स्पीड सही है बेटा, z/n होती है 2.16 × 10⁻⁶ z/n, तो ये तो सही है, z²/n। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल, ये करेक्ट है। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी होती है बेटा z²/n², ये भी करेक्ट है। रेडियस ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेडियस की बात करोगे तो n²/z, यानी कि ये भी करेक्ट है, यानी BCD वाला करेक्ट आंसर होगा BCD, ये आपके पास 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। फुल वेव फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर, ये डॉट नहीं है, फुल वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, फुल वेव रेक्टिफायर की क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, डबल होने का मतलब 100 हर्ट्ज, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बात की जाए बेटा तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ ध्यान रखना डाइपोल जो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, तो ध्यान रखना है फोर्स 0 नहीं होगा। किस में 0 होता है, नेट फोर्स 0 जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, तो फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक इसमें और एक इसमें।
और टॉर्क की बात की जाए तो टॉर्क, अब टॉर्क के लिए इन्होंने यहाँ दिया है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। डायरेक्शन ऑफ फील्ड के ये पैरेलल प्लेस्ड है। जब डायरेक्शन ऑफ फील्ड के पैरेलल प्लेस्ड होगा तो टॉर्क कितना होता है बेटा, जीरो, क्योंकि टॉर्क साइन जीरो की वैल्यू, साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो आपका 2 करेक्ट आंसर आएगा। टू लार्ज प्लेन पैरेलल शीट ऑफ फिगर दिया हुआ है अपोजिट चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव है, और दिया हुआ है P1 P2 P3 F1 F2 F3 फोर्स लग रहे हैं। यहाँ पे है F1, ये F2 और यहाँ पे F3 फोर्सेस है। फोर्स की बात करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, F इक्वल्स टू QE, और E का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपल सी बात है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई थी, वैसे ही सेम यहाँ फोर्स की बात होगी, क्योंकि यहाँ पे Q कांस्टेंट हो गया, जो चार्ज ये Q हर जगह Q है ही सही, इस पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो R पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे लोग ये पॉजिटिव के थ्रू इधर आएगा, नेगेटिव के थ्रू इधर, यानी कि F1 तो क्या हो गया, जीरो, F1 इक्वल टू जीरो, और F3 भी यही होगा बेटा, जीरो, और F2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या हो गया, F1 और F3 जीरो, F2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की बात करोगे तो 20 में क्या आ जाएगा आपके पास, 2 चार्ज मेटेलिक स्फीयर विद रेडियस R1 and R2, they brought in contact and then separate, the ratio of the final charge Q1 and Q2 on the two spheres respectively। चार्ज की बात की जाए तो इनके रेशियो की बात करोगे तो ये क्या होता है बेटा, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2, रेडियस उसकी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। यहाँ बात करें, 2 चार्ज पार्टिकल प्लेस एट अ डिस्टेंस D अपार्ट इन वैक्यूम, कोई भी 2 चार्ज दिए हुए हैं, यहाँ पे ये Q और इनके बीच की डिस्टेंस Q1 एंड Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है D, एक्सर्ट अ फोर्स F, और इनके बीच में जो लग रहा है फोर्स F है, ठीक है, ये होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि D स्क्वायर हो जाएगा बेटा ये। नाउ ईच ऑफ द चार्ज इज डबल, चार्ज को डबल कर दिया गया है। सेकेंड केस में कितना किया गया बेटा, K ये 2Q1 2Q2 अपॉन डबल टू कीप द फोर्स अनचेंज, और ये फोर्स अनचेंज है, यानी कि इसकी वैल्यू ऐसी की ऐसी अपन यहाँ पुट कर देंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस शुड बी चेंज, डिस्टेंस कितनी चेंज होगी आपको यहाँ पे, ये D2 स्क्वायर, यहाँ से इसकी वैल्यू, ये वैल्यू रख के और D2 स्क्वायर सोल्व करोगे तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2D के इक्वल आ जाएगी। आप वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हैं, मैंने हिंट आपको दे दिया है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू इधर रखो, Q कट जाएगा, K कट जाएगा, रूट स्क्वायर रूट करोगे अपने आप वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट बात करें, जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करोगे तो क्या दिया हुआ है 22 में, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेरेड एंड 3 माइक्रोफेरेड आर जॉइंट इन सीरीज, सीरीज में दिए हुए हैं, एंड द कॉम्बिनेशन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ V volt. The values of potential across the two capacitors is V1 and V2. Energy stored in the two capacitors U1 and U2 respectively related to। यहाँ पे बात की जाए बेटा, आपको मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ। यहाँ पे 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है 1 and 2। अब यहाँ पे ये बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, कॉम्बिनेशन इन सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन में इसकी 4 माइक्रोफेराड है और ये है आपके पास 3 माइक्रोफेराड, कॉम्बिनेशन कनेक्टेड V। द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 कैपेसिटर, यहाँ पे है आपके पास V1 और यहाँ है V2, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन 2 कैपेसिटर U1 एंड U2 इज रिलेटेड टू, जब एनर्जी स्टोर की बात करोगे तो एनर्जी यहाँ पे कितना लेके चलोगे बेटा, चार्ज सेम होता है। सीरीज में बात करोगे तो सीरीज में क्या सेम होता है, Q, तो Q से रिलेटेड फॉर्मूला लगाओ, दोनों का रेशियो निकालोगे तो यहाँ पे सोल्व करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 3/2। पूरा सोल्व कर लेना, आपका आंसर जरूर आएगा बेटा, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला लगाओगे तो उससे ये सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, कट रहा है क्वेश्चन तो मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ। यहाँ दिया है 2 रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 20 वोल्ट बैटरीज। यहाँ पे दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है सोन इन अ फिगर बिलो द रीडिंग 200 ओम वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस द 200 ओम। यहाँ पे 200 ओम भी कनेक्टेड है, तो ये दोनों पैरेलल है तो 200 यानी कि 100 हो गया बेटा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये है भाई इनका पैरेलल है ना, पैरेलल है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लगाओगे तो 200 यानी कि 100 हो जाएगा ये।
इन दोनों का इक्विवेलेंट 100 होते हैं, ये 20 ओम है, तो ये भी 10 डिवाइड हो जाएगा 10 वोल्ट, और ये वाला डिवाइड हो जाएगा आपके पास 10 वोल्ट, यही डिवाइड होगा बेटा। तो इसने पूछा है कि ये कितना, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे 10 वोल्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है करंट थ्रू दी 4/3 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल ऑफ 2 वोल्ट एंड 1 EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे दिया करंट, ये दिया हुआ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल, यानी कि ये हो गया E1 और ये हो गया E2, और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। आपको बतानी करंट, तो करंट के लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगता है बेटा, I = E नेट अपॉन R प्लस R नेट। तो आपको एक तो R नेट निकालना है, R नेट निकालोगे तो कितना आएगा, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और E नेट निकालोगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में E नेट कैसे निकालते हैं, E नेट अपॉन R नेट = E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। फिर ये ई आर नेट को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से ई नेट आएगी और आर नेट आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा बेटा वो 5/6 एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट दिया मेटेलिक वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हैज अ रेजिस्टेंस R एंड रजिस्टिविटी रो, पावर रेटिंग P and at a V volts, ठीक है। The wire is uniformly stretched to reduce the radius of half of its original radius, इसकी ओरिजिनल रेडियस की ये हाफ हो गई। रेडियस की बात कर रहे हैं बेटा, रेडियस यानी कि पाई आर स्क्वायर, यदि एरिया लेते हैं तो आर स्क्वायर का मतलब 1/16 हो जाएगी वो, ठीक है। दी मतलब जो रेडियस है आर स्क्वायर की फॉर्म में काम करेगी वो, है ना। The values of resistance, resistivity and power rating of V volts are now denoted by R dash, rho dash and P dash respectively। तो सबसे पहली बात की जाए बेटा तो रो तो चेंज नहीं होती, रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस, यानी कि उस पर डिपेंड नहीं करती, तो रो तो सेम होगा। तो यहाँ देखें जिसमें रो सेम है, पहले तो उसकी बात कर ले, तो आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे रो, ठीक है। अब बात की जाए किससे रिलेटेड, बात की जाए आपके पास रेजिस्टेंस से रिलेटेड, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना हो जाता है बेटा, n स्क्वायर मतलब n की पावर 4 के इक्वल काम करता है, तो 1/2 मतलब 2 का पावर 4, 2 की पावर 4 टाइम्स कर दें r को, यदि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता हो तो r डेज कितना हो जाता है n स्क्वायर टाइम्स ऑफ r, तो n की पावर 4 टाइम्स ऑफ r, तो इसके लिए भाई r डेज ही होता है ना, आपके पास r2 लोगे तो n स्क्वायर n की पावर 4 टाइम्स ऑफ r, इसकी वैल्यू आप ले लेंगे, सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास बेटा n की पावर 4 लेने पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 16, तो आंसर आ जाएगा आपके पास कितना 3, ठीक है। फिर बात की जाए दी मैग्नेटिक मटेरियल आर लिस्टेड बिलो, जो मैग्नेटिक मटेरियल दिए हुए हैं पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। अब बात की गई है कि इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यहाँ पे गैप है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मटेरियल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का, यानी कि सबसे कम जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो किसकी होती है बेटा, डायामैग्नेटिक की होती है। सबसे कम मतलब हाईएस्ट जो होगी वो होगी सी की हाईएस्ट, फिर होगी पैरा की और डाया की, यानी कि यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए तो सबसे कम होगी पहले बी, फिर ए और सी, बी ए सी, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका कितना, थर्ड आंसर आएगा बेटा यहाँ पे बी ए सी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे लोवेस्ट क्या है, फिर हाईएस्ट क्या होगी, फिर हाईएस्ट क्या होगी, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा बी ए सी, यानी कि थर्ड आंसर आएगा इसका। फिर दिया हुआ है बेटा, क्या दिया है, टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट I1 एंड I2 आर हेल्ड एट अ डिस्टेंस D अपार्ट इन वैक्यूम, ठीक है। द फोर्स F ऑन अ लेंथ L ऑफ वन ऑफ द कंडक्टर्स ड्यू टू द अदर इज, यहाँ पे दिया हुआ है फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, F = μ0 I1 I2 μ0 I1 I2
अपॉन 2πr, यही होता है म्यू नॉट I1 I2 F/L इक्वल म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr, यानी कि ये किसके, इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो आंसर आएगा आपका कितना, 27, यानी कि थर्ड आंसर आपके पास आएगा। ठीक है बेटा, अभी मैं बिल्कुल इनको शॉर्ट में आपको केवल फॉर्मूला बता के कैलकुलेशन करके आपके ये बता रहा हूँ। यदि आपको इसको कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ देखना है, एक एक कैलकुलेशन के साथ, तो मैं रेजोनेंस की साइड पे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा विद कैलकुलेशन। इन दी सर्किट ऑन बिलो, यहाँ पे दिया हुआ है सर्किट दिया है, 3 एम्पियर करंट आ रही है, ये 2R हो गया और नीचे R दिया हुआ है, यानी कि करंट जस्ट इधर तो हो जाएगी I है ना, तो 2I की फॉर्म में डिवाइड होगी और इधर करंट जो होगी वो I की फॉर्म में, यानी I + 2I उस फॉर्म में ले लेंगे अपन इसको। सर्कुलर लूप ऑफ ABCD, फिर यहाँ पे जैसे ही करंट डिवाइड हुई तो आपके पास सेंटर, ये सेंटर है भाई, इसके थ्रू तो 0 आ जाएगी, इसके थ्रू आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यहाँ सेंटर पे। तो कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, सेंटर पे B = म्यू नॉट I अपॉन 2R, ये तो कंप्लीट होता है, आपके लिए 1/2 कर दें, या फिर एंगल लेके भी ले सकते हैं बेटा अपन, म्यू नॉट I अपॉन 4πr होती है टोटल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है ये I, ये ऐसे B1 के लिए लेंगे, ऐसे ही I की वैल्यू चेंज हो रही है, ये मैंने I निकाल दिया, ऐसे ही B2 के लिए लोगे। अब क्या ये दोनों ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट, वो देखोगे तो सेंटर इधर है, ये इधर जा रहा है भाई, करंट इधर है ना, तो ये इनवर्ड आएगा इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड और इसके थ्रू आउटवर्ड आएगा। और ये मान लो इसके थ्रू B1 आ रहा है, इसके थ्रू B2 आ रहा है, तो B2 की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि 2I है यहाँ पे वैल्यू, तो B2 की वैल्यू हाईएस्ट, तो क्या हो जाएगा, B नेट निकालोगे तो B नेट कितना हो जाएगा, 2 है ना, मैं डायरेक्ट ही बता दूँ, 2 - 1 तो 1, तो वैल्यू आ गई कितनी, म्यू नॉट I अपॉन 4π4 और रेडियस R, मतलब कैपिटल R, तो कैपिटल R, तो और कहाँ आएगी वैल्यू, ये नीचे जा रही है, नीचे वाला है, तो आउटवर्ड, आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि म्यू नॉट I 4R। यहाँ पे स्मॉल r यूज लिया हुई है, रेडियस की अपन ने कैपिटल R लिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपके पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट। अब बात करें स्क्वायर लूप ऑफ द ईच साइड 1 सेंटीमीटर दी हुई है, स्क्वायर लूप है, कैरिंग करंट 10 एम्पियर, करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B दिया हुआ है 0.2 टेस्ला, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप, द टॉर्क एक्सपीरियंस, टॉर्क की बात करोगे तो क्या लगता है फॉर्मूला बेटा, बीना साइन थीटा, यही लगता है अब साइन थीटा में ये पैरेलल टू द लूप देने का मतलब थीटा 90 हो गया, क्योंकि एंगल एरिया वेक्टर से लेते हैं, जब एरिया वेक्टर से लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, मतलब थीटा 90 हो गया। B दिया हुआ है 0.2, I दिया हुआ है आपके पास कितना बेटा, 10 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए हुए हैं तो आप 1 ले लोगे, और एरिया 1 सेंटीमीटर दी हुई है, 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया, 1 × 10⁻², ठीक है। एरिया है तो -4 कर दो बेटा, क्योंकि एरिया 1 सेंटीमीटर है, यानी कि 10⁻⁴ हो जाएगा, क्योंकि ये एरिया है। जब सोल्व करोगे इसको तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 2 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन एन ऐसी सर्किट द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय π/2 से करंट लीड कर रही है, तो करंट किस में लीड करती है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में ही करंट लीड करती है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन से बेटा जो एनसीईआरटी में आपको डायरेक्ट पढ़ाया जाता है। तो इस पेपर में अभी तक की बात करें तो यहाँ पे 4 to 5 क्वेश्चंस वो थे जो थोड़े लेवल के थे, उसके अलावा बात की जाए तो क्वेश्चंस इजी थे, यानी कि आपको यदि 50 क्वेश्चन में से 40 करने हैं तो आपके लिए 10 क्वेश्चन छोड़ने का मार्जिन है। जो टफ क्वेश्चन थे आप उन्हें छोड़ सकते थे, और जो इजी क्वेश्चन थे उन्हें आप अटेंड करते और अपने नंबर्स को इंक्रीज करते बेटा। इन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल फॉर अ चेंज ऑफ करंट इन वन ऑफ द कॉइल्स इज, करंट चेंज हो रही है कहाँ से, 0 to 10 एम्पियर, यानी कि DI की वैल्यू आ गई 10 एम्पियर, ठीक है, क्योंकि 0 to 10 है, 10 एम्पियर। टाइम आ गया, DT की बात करते हैं तो ये इतना आ गया। द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ एडजेसेंट चेंजेस, यहाँ पे D5 की वैल्यू दी हुई है। चेंज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का यही फॉर्मूला होता है बेटा, M = EMF अपॉन -DI/dt। अभी EMF नहीं दिया हुआ है तो EMF = कितना होता है, d∅/dt। इससे वैल्यू निकालें इसकी और यहाँ पुट करोगे दोनों फॉर्मूलों में तो अपने आप आपके आंसर आ जाएगा कितना, 1.5 हेनरी। पहले EMF निकाल लें फिर वैल्यू पुट कर दें, या फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसकी वैल्यू वहाँ रखें तो dt से dt कट जाएगा, आप उससे भी डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो।
फिर बात करें 31 की बात करें बेटा, तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की बात करें यानी कि आपके पास जो एनसीईआरटी में ईएमआई वाला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें ये एक्सरसाइज में एज इट इज क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे तो 32 में दिया हुआ है एक लूप है। बस ये ध्यान रखें बेटा, यहाँ पे ये जो है क्रॉस में है मैग्नेटिक फील्ड, किस में है, क्रॉस, और यहाँ पे डॉट यानी कि ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड। यहाँ पे बात की गई है इसको एक्सटेंड करना है, सर्कुलर लूप में बनाना है, और इसको क्या करना है, कंप्रेस करना है। तो यहाँ पे बात की जाएगी बेटा, जैसे इसको एक्सटेंड करोगे तो इसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होगी, जबकि लेंज लॉ क्या करता है कि वो अपोज करता है, तो ये इंक्रीज हो रही होगी तो आपको डिक्रीज करनी है। डिक्रीज करने का मतलब ये क्रॉस है तो आपके पास डॉट आना चाहिए। तो इसमें करंट ऐसे फ्लो करोगे डॉट आए तो कैसे होगा बेटा, ऐसे होगा तभी डॉट आएगा, यानी कि ये कौन सी डायरेक्शन हुई, एंटी क्लॉकवाइज। तो ए में तो आ रही है एंटी क्लॉकवाइज। और बी की बात करें तो बी में इसको कंप्रेस करना है। क्या करना है बेटा, कंप्रेस। और कंप्रेस करोगे तो यहाँ पे ध्यान दो ये डॉट है, इसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही है, तो आपको बढ़ानी है यानी कि डॉट लानी है। वहाँ पर डॉट कब आएगी, जब करंट ऐसे आ रही हो। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि आंसर आएगा आपका 2, बोथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नहीं में आएगा, चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहले ये ग्राफ दिया हुआ है इम्पेडेंस और कैपेसिटेंस। तो आपको पता है कैपेसिटेंस और इम्पेडेंस इनके ग्राफ कैसे कैसे होते हैं। इम्पेडेंस और कैपेसिटर, देखो बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस में इनके ग्राफ बना दूं इधर ही ताकि आप मैच कर लेना। कैपेसिटिव रिएक्टेंस में तो कितना होता था, आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वैल्यू होती थी, उसके साथ ही ये ग्राफ आता था अपोजिशन टू AC। और इम्पेडेंस की बात करोगे तो इम्पेडेंस का जो ग्राफ है वो कैसा होता है बेटा, इस टाइप से इम्पेडेंस का ग्राफ आता है, और नीचे यानी कि ये होता है रिएक्टेंस का ग्राफ, कैपेसिटिव की जगह इंडक्टिव रिएक्टेंस का, इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए, और ये होता है रेजिस्टेंस के लिए। अब मैच कर लेंगे अपन, आप इनको चेक करोगे तो ग्राफ, क्योंकि ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ये रहा, यानी कि ये वाला पार्ट तो हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसका करेक्ट होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस ये रहा। और रेजिस्टेंस की बात करोगे तो नंबर 1 था, इस पे तो फर्स्ट हो गया, ये हो गया इधर वाला फर्स्ट, ठीक है। डी के लिए इधर फर्स्ट लगेगा, इसका ए हो गया, इसका मतलब इस पे लगेगा फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है आपको। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा उसको चेक करने के बाद तो आपके पास 2 नंबर वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर दिया इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द रेशियो ऑफ एनर्जी डेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी की बात की गई है। तो पहले दी हुई है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, राइट। और मैग्नेटिक में बात करोगे तो कितनी होती है बेटा, B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, यही होती है आपके पास। तो यहाँ से क्या क्या कट रहा है आप काट दें डायरेक्ट, मैं ये पहले लिख देता हूँ, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू 2 म्यू नॉट अपॉन B स्क्वायर, ठीक है। यही हुआ, रिवर्स हुआ तो ये 2 से 2 कट गया, और ये हो गया E नॉट म्यू नॉट E स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। तो आपको पता है E बाई B कितना होता है बेटा, C, तो यहाँ तो हो गया C स्क्वायर, ये हो गया C स्क्वायर, और म्यू नॉट E नॉट ये कितना होता है 1 बाई रूट ओवर, यानी कि रूट हटा दूँ 1 अपॉन म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, तो ये होता है C स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू तो आएगी 1 बाई C स्क्वायर, और ये आएगा C स्क्वायर कट जाएगा, तो 1:1 आपके पास करेक्ट आंसर आएगा। हाँ 1:1, ठीक है बेटा, आप सोल्व करोगे आपका आंसर जरूर आएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, जो EMW से था बेटा वो तो वही क्वेश्चन थे जो आपको NCERT में पढ़ाए जाते हैं, इस चैप्टर से कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है। जैसे दिया हुआ है बेटा, करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है बेटा, ऊपर हाईएस्ट होती है वो किसकी होती है, रेडियो वेव्स की, और उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाती है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन कौन सी रेज आती है, सबसे पहले आते हैं रेडियो वेव्स, फिर आती है माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर विजिबल के बाद में UV X गामा, यही आता है बेटा। तो सबसे पहले बात करें रेडियो, रेडियो कहाँ कहाँ है, यहाँ और यहाँ। फिर रेडियो के बाद माइक्रोवेव्स, तो माइक्रो यहाँ है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वैसे ही
थर्ड आंसर इज करेक्ट। फिर उसके बाद बात की जाए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें टेबल अपने पास अधूरी आ रही है तो अपन कंप्लीट टेबल ले लेते हैं। ये कंप्लीट टेबल हुई। तो सबसे पहले आपको माइक्रोवेव्स आपको पता है किससे जनरेट होती है, मैग्नेट्रॉन वॉल के थ्रू माइक्रोवेव्स जनरेट होती है। और इंफ्रारेड की बात करें तो ये वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के थ्रू प्रोड्यूस होगी, ठीक है। फिर एक्सरे की बात करोगे तो एक्सरे किससे स्टार्ट होती है, बॉम्बार्डिंग ऑफ लार्ज एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल के थ्रू, और रेडियो वेव्स होती है एलसी ऑस्किलेटर के थ्रू। या आप इनसे भी चेक कर सकते हैं, आपको ये दो ऑप्शन पता है तो ए का सेकंड यहाँ है और यहाँ है, और बी का थर्ड, तो बी का थर्ड यहाँ है, यानी कि टू आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। फिर बात की जाए नेक्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ है ए पी बी एक कर्व्ड सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया हुआ है, इधर है इसलिए आर को नेगेटिव लेंगे। साइन कन्वेंशन लेना ना भूले, -10 सेंटीमीटर सेपरेटिंग एयर एंड अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, म्यू दिया हुआ है। पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ दिया हुआ है, इज प्लेस्ड इन एयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द सरफेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम पी। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ ओ फ्रॉम पी विल बी, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा बेटा। यहाँ से कितना आएगा, ये होता था μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। आप वैल्यू पुट करें, सोल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे u नेगेटिव लेके चलना है बेटा, क्योंकि ये इधर है, u नेगेटिव होगा, r नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी। आप सोल्व करें, म्यू की वैल्यू दी हुई है, पुट करोगे, सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आने का मतलब लेफ्ट साइड होगा पी के, ठीक है बेटा। फिर दिया है फॉर द फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, पावर ऑफ द लेंस म्यू की फॉर्म में। तो बेटा आपको पता है लेंस में अगर फॉर्मूला क्या होता है, μ21 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये तो कांस्टेंट दिया हुआ है, तो 1/f को क्या लिखते हैं, p, तो p किसके इक्वल हो गया, μ-1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू μ-1 के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट आ जाना चाहिए, आ गया। दिया है द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग वेरिएशंस ऑफ v फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f वर्सेस, यानी कि u और v में दिया हुआ है, और किसके लिए ग्राफ है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में आपको पता है क्या पता है, कॉन्वेक्स लेंस में जो ग्राफ होता है वो क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस में आपको पता है ना कि u नेगेटिव लेते हैं, v क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। ध्यान दें, ऑब्जेक्ट इस साइड लेते हो तो इमेज इस साइड बनती है, तो उसके लिए क्या होगा आपका ग्राफ नंबर 2, क्योंकि u नेगेटिव और v पॉजिटिव है, ठीक है। Using the light from the monochromatic source of study of diffraction of a single slit of width दिया हुआ है, a दिया हुआ है, the linear width of central maxima is measured by linear width, यहाँ पे मेजर कर रहे हैं 5 mm on a screen held, स्क्रीन ये कैपिटल D दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। the wavelength of the light is used, वेवलेंथ निकालनी है, तो वेवलेंथ आप फॉर्मूला पुट करोगे इसके लिए, तो अपना फॉर्मूला वही है 2x, क्योंकि टोटल बात करेंगे लीनियर के लिए 2x इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर हो गया मतलब x इक्वल्स टू लैम्डा d अपॉन a, उसमें वैल्यू पुट करोगे, सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 5 × 10⁻⁷ मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन से रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 μ0 दी हुई है, फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड μ0 है और इंसिडेंट 2 μ0 है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हो रही है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, ये तो कंफर्म है बेटा। द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, करेक्ट स्टेटमेंट की नो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट, ये तो गलत हो गया। ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, नो कोई सेम नहीं होती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड भी h0, मतलब ये दो है, तो वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी मतलब आपके पास फॉर्मूला कितना होता है, h इक्वल्स टू φ0 प्लस वर्क फंक्शंस प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही होता है बेटा। तो आपको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो ये कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू h माइनस φ0 की वैल्यू हो जाती है h माइनस h0। तो यहाँ पे वैल्यू है h इंसिडेंट कितनी दी हुई है बेटा, 2 माइनस h, और ये दी हुई है μ0, तो यहाँ पे 2 यानी कि h आएगी बेटा, वैल्यू कितनी आएगी h मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है बेटा,
एक ग्राफ दिया हुआ है, उसकी बात करते हैं. पॉइंट causing photoelectric emissions from a metallic plate is moved away from the plate. The variation of photoelectric current with distance from the source is correctly represented by the graph. यानी कि वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी. तो इंटेंसिटी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर. और पता है कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. तो यहाँ पे आई आ गया इसकी जगह, यानी कि वैल्यू कम होगी, डिक्रीज होगी. और किस में, स्क्वायर की फॉर्म में डिक्रीज हो रही. तो आपके पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस के साथ फोटो करंट कम होगी. नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस विद डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा दी हुई है ऑन डबलिंग दी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. हाँ, तो आपको पता है बेटा लैम्बडा इज इक्वल टू या तो एच अपॉन लगा दें √/2m QV ये लें, या 0.286 अपॉन √V भी ले सकते हैं. और सेकंड केस में इसकी वैल्यू इसको डबल किया गया है, यानी कि √2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी. भाई इसको 2 कर दिया ना, दी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज डबल. तो डबल होने का केस में कितना हो गया, ये तो कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √2V. तो ये √2 टाइम्स ऑफ V हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गई वैल्यू. √2 टाइम्स दिया है, नहीं डायरेक्ट दी हुई है, डिक्रीज वैल्यू दी हुई है. तो डिक्रीज कर दें, सॉल्व कर दें. क्वेश्चन इजी था बेटा, ये ज़्यादा टफ नहीं था. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड. काइनेटिक एनर्जी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी दी हुई है बेटा. काइनेटिक एनर्जी इतनी दी हुई, वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशंस होता है, ये -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है. तो -2 के ये तो ये आया, -2 के यहाँ है, उधर नहीं है, तो यही आंसर हो गया वैसे. और टोटल एनर्जी लोगे तो नेगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी की नेगेटिव कर दोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास. 2 न्यूक्लियर हैव द मास नंबर A एंड B, द डेंसिटी रेशियो, यानी डेंसिटी तो कांस्टेंट होती है बेटा. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1:1. ठीक है. फिर बात की जाए दी शॉर्टेज वेवलेंथ इमिटेड इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज आर गिवन अंडर. शॉर्टेज वेवलेंथ तो सबसे पहले और किस ऑर्डर में अरेंज करना है, ये तो दी हुई है डिफरेंट के लिए. तो भाई सबसे कम किसकी होती है वैसे, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, फिर बढ़ती जाती है वैल्यू बेटा. फिर लेकिन अरेंज करना है या क्या करना है देखते हैं. वेवलेंथ अरेंज करेक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी बेटा, जो सबसे पीछे है. क्योंकि भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर जब जमाना है ना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब आपके पास ऑर्डर आर, वेवलेंथ अरेंज करेक्टली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पहले हाईएस्ट, भाई एनर्जी का रेशियो बढ़ता जाता है. तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या है, लाइमन, बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड. तो अब उल्टा चलो तो पी फंड सबसे पहले आ जाएगा. भाई उल्टा करना है आपको, पहले लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पी फंड. अब उल्टा चल जाओ तो पी फंड सबसे पहले ये रहा, फिर ब्रैकेट ये रहा. तो आपका आंसर जब अरेंज करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2. फिर दिया हुआ है सिलिकॉन कैन बी डोप्ड यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एज डोपेंट. यानी कि सिलिकॉन में किसको डोप करना है. तो ये सिलिकॉन में वैसे तो दोनों पी टाइप एन टाइप होते हैं, लेकिन आगे देख लें, टू गेट एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. यहाँ पे बेटा जो पहली लाइन पढ़ोगे उससे तो ऐसा लगेगा कि सभी आंसर होने चाहिए, क्योंकि वहाँ तो सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन यानी कि जिसके लास्ट ऑर्बिट में 4 है, तो उसमें पी टाइप एन टाइप दोनों मर्ज कर सकते हैं. लेकिन इसने बोला है केवल एन टाइप, तो एन टाइप मर्ज करते हैं. तो एन टाइप के लिए क्या आती है वैल्यू आपके पास, आपको पता होगा. एन टाइप बनाते हो तो एन टाइप में कौन सी इंप्योरिटी मिलानी होती है, पेंटावेलेंट. पेंटावेलेंट में कितना आ गया, नाना पापा आंसू सब बीमार, यानी कि इसमें कितना आ जाएगा, आंसू आर्सेनिक. और इंडियम नहीं आता, ये पी टाइप में होता है. फास्फोरस आएगा, बोरॉन पी टाइप में आता है. तो ए और सी कहाँ है, ए और सी आपका आंसर करेक्ट फर्स्ट. फिर दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है आपके पास, गिवन बिलो आर वी वर्सेस आई ग्राफ फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड मार्क्ड ABCD. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है. तो यहाँ पे बात करें बेटा, तो ये आपके पास क्या क्या दिए हुए हैं, ग्राफ देखते हैं. ऑप्शंस भी आ जाएंगे. देखो सबसे पहले अब क्वेश्चंस, यहाँ तो ग्राफ थे, क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया करेक्ट सीक्वेंस कॉरस्पॉन्डिंग फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शंस. फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में तो आपको पता है नी वोल्टेज होता है, ये हो गया आपके पास फॉरवर्ड बायस का, है ना. और
मतलब फॉरवर्ड बाइस है। डी सबसे पहला ये दिया हुआ है जीना डायोड। जीना डायोड की बात करेंगे तो जीना डायोड के लिए ग्राफ कैसा होता है आपके पास, ये रहा जीना डायोड, जेड लिख देता हूँ, इसको एफ लिख देता हूँ, फॉरवर्ड बाइस। एंड फोटो डायोड, फोटो डायोड का ग्राफ कैसा होता है, ये रहा फोटो डायोड, और ये होता है सोलर सेल। आप किस तरीके से अरेंज करना है देख लें, डायोड सोलर सेल इन ऑर्डर। ऑर्डर की बात करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले था ये ठीक है डी, सबसे पहले आ गया डी, फिर है जीना डायोड सी, फिर है आपके पास फोटो डायोड ए, और फिर सोलर सेल यानी कि बी। डी सी ए बी, डी सी ए बी चेक करें ऊपर, मैं इसको ऊपर बढ़ जाता हूँ। डी सी ए बी जो है करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा, फर्स्ट वाला। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात की जाएगी तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, करंट आई इज varying current I band as shown in figure is placed in a uniform field B that emerge normally out, यानी कि डॉट दिया हुआ है, बाहर की साइड मैग्नेटिक फील्ड है। द फोर्स ऑन द वायर विल बी, फोर्स निकालना है तो फोर्स कितना होता है, बिल साइन थीटा, ये होता है F इक्वल्स टू बिल, बिल का मतलब R यहाँ दिया हुआ है तो बी आई आर 1, यहाँ पे ये स्ट्रेट लेके चलते हैं बेटा इस वाले केस में, तो R प्लस R यानी कि 2R ये हो गया 2 बी आई आर, और प्लस ये एक और आ गया बी आई आर, तो सीधी सी बात कितना हो गया 4 बी आई आर, आपके पास आंसर आ जाएगा 4 बी आई आर। और इसमें कहाँ होगा ये, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स क्यों होगा आपके पास, कोई सा भी लो ले लें आप, लेफ्ट हैंड लोगे तो ये करंट, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, यही है देखो करंट की बात करें, ये करंट ठीक है, ये करंट, मैग्नेटिक फील्ड का आउटवर्ड, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड। ठीक है, लेफ्ट हैंड से ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये करंट की डायरेक्शन हो गई बेटा, ये फोर्स कहाँ हो गया, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो आपका आंसर फर्स्ट। और 50 नंबर का क्वेश्चन दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द इक्विलैटरल प्रिज्म इज म्यू, यहाँ पे म्यू दिया हुआ है, और मिनिमम डेविएशन ऑफ दैट प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन निकालना है तो आपको पता है फॉर्मूला कितना होता है, म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल मिनिमम अपॉन यहाँ पे अपॉन 2 और साइन ए बाई 2, तो आपके पास ए कहाँ से लाए बेटा, क्योंकि इक्विलैटरल प्रिज्म दिया हुआ है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। आप इसमें वैल्यू पुट करोगे और सॉल्व करोगे, इजी कैलकुलेशन है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपके टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं, जिसमें से मैं मानता हूँ कुछ क्वेश्चंस टफ थे, थोड़ी सी कैलकुलेशन जिसमें लग रही थी, आप उन क्वेश्चंस को छोड़ते और पेपर को कंटिन्यू करते, जिसमें टाइम लगा उनको लेफ्ट करते, तो आपके 50 में से 40 क्वेश्चंस करने थे, तो 10 क्वेश्चन छोड़ना है, यानी कि टफ क्वेश्चन आप छोड़कर इजी क्वेश्चंस को कर सकते थे। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली जिनका एवरेज स्कोर, जिन्होंने अबव 30 किए हैं, वो बेस्ट होगा इस पेपर में, क्योंकि 40 में से लगभग 35 के आसपास इजीली क्वेश्चंस इस पेपर में हो रहे हैं। मानता हूँ 15-16 क्वेश्चन थोड़ी कैलकुलेशन टफ है, और किसी की कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं आए हों, तब भी मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। 35 प्लस क्वेश्चन आपने अटेंड किए होंगे। बेस्ट विशेस फॉर फर्दर एग्जाम।